आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैक्स इनवॉइस के बारे में। टैक्स इनवॉइस क्या होता है, इसके रिलेटेड पूरा का पूरा आज हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है बिना कोई देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अगर आपने इससे रिलेटेड पुरानी वीडियो नहीं देखी है जीएसटी की, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स की प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हो। तो ये टैक्स इनवॉइस बहुत समझना जरूरी है कि बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम रिटर्न फाइल करते हैं या फिर जब भी हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना होता है, तो वहां पर आपको ये टैक्स इनवॉइस साथ में लगाना होता है। तो ये क्या होता है बेसिकली, इसी चीज के ऊपर हम पूरी की पूरी बात करने वाले हैं डिटेल में। सर, जैसे कि आपको पता है कि जीएसटी सप्लाई चेन में लगता है, और सप्लाई चेन हमारी कुछ ऐसे होती है, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद होता है फिर होलसेलर, फिर आगे रिटेलर होता है, फिर रिटेलर के बाद कंज्यूमर होता है ना। तो कुछ इस तरह से सप्लाई चेन होती है हमारी। मैन्युफैक्चरर जब सामान बेचता है होलसेलर को, तो सामान भेजता है, जब सप्लाई करेगा, जब सप्लाई होता है सामान, तो सप्लाई करते हुए उसको सबूत देना पड़ेगा होलसेलर को। एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिससे होलसेलर भी आगे दिखा सके गवर्नमेंट को कि देखो मैंने ये सप्लाई किया है, मैंने इसे सप्लाई लिया था मैन्युफैक्चरर से, तो वो भी दिखा सके। तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट मैन्युफैक्चरर को लगाना होता है साथ में इसके, वो बनाना होता है मैन्युफैक्चरर को डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट से ही सबूत मिलेगा कि एक्चुअली में होलसेलर ने ऑर्डर क्या किया। ठीक है, तो उसमें सब कुछ लिखा जाता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरर अपनी फर्म का नाम लिखेगा, और उसके बाद उसका एड्रेस क्या है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, डिस्क्रिप्शन लिखेगा पूरे पूरे गुड्स का। ठीक है, पूरे गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिखेगा, उसका प्राइस लिखेगा, जीएसटी कितना लगा है उसके ऊपर वो भी लिखेगा, सब कुछ लिखेगा। ध्यान रखना, ये पेमेंट करते हुए नहीं इनवॉइस बना रहा है, ये बेसिकली बना रहा है जब सप्लाई कर रहा है, क्योंकि जीएसटी एक्चुअली में गुड्स को सप्लाई करते हुए लगता है। जब एक्चुअल में होलसेलर पे गुड्स पहुंच जाए या पहुंचने वाले हैं, तब जीएसटी लगता है। जीएसटी तब नहीं लगता जब पेमेंट हो रही है। पेमेंट हो सकता है कि बाद में करे होलसेलर, तो पेमेंट पे कभी नहीं लगता जीएसटी, जीएसटी सप्लाई करते हुए लगता है। पेमेंट हो सकता है कि वो बाद में करेगा। तो ये इनवॉइस एक सबूत की तरह काम करेगा मैन्युफैक्चरर को पेमेंट मांगने के लिए भी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को जब पेमेंट मांगनी होगी तो कुछ सबूत तो होना चाहिए ना। तो वो क्या करेगा, इसकी कुछ कॉपीज बनाएगा। इनवॉइस तो भेजेगा होलसेलर को, कुछ कॉपीज बनाएगा, एक कॉपी उसमें से अपने पास भी रखेगा, ताकि वो भी दिखा सके सबूत में कि हाँ भाई मैंने इससे पेमेंट लेनी है, क्योंकि वरना सबूत कैसे होगा पेमेंट का। सो दैट इज कॉल्ड इनवॉइस। और जब इनवॉइस में टैक्स इंक्लूड होता है तो उसे टैक्स इनवॉइस बोल देते हैं। वैसे तो इसे कहते हैं इनवॉइस, लेकिन जब टैक्स की भी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हाँ यार इतना टैक्स लगा है, तो वो फिर बन जाता है हमारा टैक्स इनवॉइस। ठीक है, यही इनवॉइस आगे भी चलेगा, होलसेलर रिटेलर को भी देगा। तो ये टैक्स इनवॉइस कहते हैं इसे। ये टैक्स इनवॉइस बेसिकली हमारा काम आता है, एक तो टैक्स को चार्ज करने में। टैक्स चार्ज करने में मतलब मैन्युफैक्चरर को अगर टैक्स चार्ज करना है होलसेलर से, तो ये इनवॉइस दिखा के चार्ज करेगा ना। और कैसे चार्ज करेगा, इनवॉइस से ही तो सबूत मिलेगा कि हाँ भाई ये गुड्स है, इसके हिसाब से इतना टैक्स लग रहा है, आपको देना पड़ेगा। और होलसेलर मना भी नहीं कर सकता टैक्स देने के लिए, क्योंकि सामान खरीद रहा है। और जो जो भी सामान खरीदेगा, चाहे सप्लाई चेन में हो चाहे वो फाइनल कंज्यूमर हो, उसको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन होलसेलर बाद में उसका टैक्स क्रेडिट मांग लेगा, बट मैन्युफैक्चरर के लिए ये टैक्स इनवॉइस टैक्स चार्ज करने में मदद करेगा। और होलसेलर के लिए क्या मदद करेगा, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में मदद करेगा। क्योंकि अगर यही नहीं देगा मैन्युफैक्चरर, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं ले सकता। टैक्स तो चार्ज कर देगा वो, और टैक्स पे भी कर देगा होलसेलर, लेकिन इनपुट टैक्स कैसे लेगा वो, तो ये देना ही पड़ेगा उसको टैक्स इनवॉइस। सो ये इस तरीके से होता है कि टैक्स इनवॉइस का सबसे बड़ा फायदा होता है कि टैक्स को चार्ज करने के लिए, कि सामने वाले से टैक्स चार्ज करना है तो इनवॉइस देके करना पड़ेगा। और उस दूसरा काम करता है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। पीछे इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर लेना है आपने, तो वो इनवॉइस दिखाना पड़ेगा जो पीछे से मिला था आपको। सो दैट इज कॉल्ड टैक्स इनवॉइस। तो हु शुड इशू जीएसटी इनवॉइस? इनवॉइस कौन इशू करता है? बेसिकली इनवॉइस इशू करता है जो सप्लायर होता है। ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है, वो सेल ऑफ गुड्स और सर्विस पे
जीएसटी इनवॉइस सेंड करना पड़ता है उसको, सेल सेंड करना पड़ता है, ठीक है। सो उसके बाद क्या क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या क्या मैंडेटरी फील्ड होनी चाहिए जीएसटी इनवॉइस में। सो सबसे पहला इनवॉइस नंबर, क्योंकि बहुत सारे इनवॉइस बनाएगा वो, तो उसका सीरियल नंबर मेंटेन करके रखना पड़ता है। डेट उसकी कब शो कर रहा है भाई, वो डेट ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तभी तो समझ में आएगा कि गवर्नमेंट को भी कि कब उस पर टैक्स चार्ज लगा था, तो टैक्स की चार्ज करने की लायबिलिटी कब थी, वो इनवॉइस की डेट से समझ में आएगा। कस्टमर का नाम, शिपिंग और बिलिंग एड्रेस, कस्टमर और टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर इफ रजिस्टर्ड। कभी का हो सकता है कस्टमर रजिस्टर्ड ना हो, क्योंकि कस्टमर हो सकता है फाइनल कंज्यूमर हो, अब वो कहां रजिस्टर्ड होगा, तो इसलिए अपना जीएसटी नंबर लिख दो खाली। फिर सप्लाई का प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सप्लाई कहां पर हो रही है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि जीएसटी कौन सा लगाना है, इंटर स्टेट वाला, इंट्रा स्टेट वाला। एचएसएन कोड या एसएसडी कोड, एचएसएन कोड होता है गुड्स के लिए, एसएससी कोड होता है सर्विस के लिए। तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कैटेगरी के गुड्स है, तो उस कैटेगरी के गुड्स के हिसाब से इसमें जीएसटी का रेट कितना होना चाहिए। फिर आइटम डिटेल, भाई डिस्क्रिप्शन लिखो, कौन सी आइटम बेच रहे हो, क्वांटिटी, यूनिट, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, साथ में डिस्काउंट तो लगा रहे आप, रेट लिखो, अमाउंट ऑफ टैक्सेस, वेदर जीएसटी इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। कभी कभार हो सकता है कि जीएसटी अगर रिवर्स चार्ज बेसिस पे होना है, मतलब सामने वाला पे करेगा, क्योंकि आपको पता है जीएसटी में सप्लायर पे करता है, लेकिन रिवर्स चार्ज बेसिस पे होता है कि सप्लायर पे नहीं करता, बायर पे करता है। तो अगर बायर पे करेगा तो लिखना पड़ेगा इनवॉइस के अंदर आपको साफ साफ कि जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पे होगा, सिग्नेचर तो आएगा ही आएगा। और एक और बात कि इफ रेसिप्टेंट इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर सामने वाला जो रेसिप्टेंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, और वैल्यू गुड्स और सर्विस की 50,000 से ज्यादा की है, तब इनवॉइस के अंदर ये तीन चीजें भी होना और जरूरी है। क्या? सबसे पहला नेम, उसका नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है रिसिप्टेंट का, डिलीवरी कहां पर हो रही है, स्टेट का नेम क्या है और स्टेट का कोड क्या है। ये तीन चीजें एक्स्ट्रा इसके अंदर लिखी होनी जरूरी है। कुछ झलक दे लेते हैं टैक्स इनवॉइस कैसे दिखता है। देखो ये ई टैक्स इनवॉइस बना सकते हो आप, जरूरी नहीं कि आपको कोई ऑफलाइन बनाना है। देखो ऊपर नाम आ गया, जीएसटी नंबर आ गया, स्टेट, पैन, इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर का नाम, बिलिंग, शिपिंग, सब कुछ आ गया ना, कंट्री ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ड्यू डेट, भाई पेमेंट कब लेनी है उससे, ये आइटम आ गई, देखो सारा कुछ, क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल वैल्यू, सब कुछ आ गया, ठीक है। साथ में से नीचे सिग्नेचर आ जाएगी। समझ आ रही बात, ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो बात आती है कि हाउ मेनी कॉपीज ऑफ इनवॉइसेस शुड बी इशूड, कितनी इनवॉइस की कॉपी आपको बनानी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मैन्युफैक्चरर जैसे है, जैसे मेरे को बताया अभी, कि वो क्या करेगा, इनवॉइस सेंड करेगा, लेकिन खुद भी तो उस पर रखना पड़ेगा ना इनवॉइस, तो कितनी कॉपी रखनी पड़ेगी। गुड्स के केस में क्या है, ओरिजिनल तो आपको रेसिप्टेंट में सेंड करनी है, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर पे सेंड करनी है, क्योंकि गुड्स जब ट्रांसपोर्ट हो गए तो ट्रांसपोर्टर को भी दिखाना पड़ेगा ना, ट्रांसपोर्टर के पास भी इनवॉइस की कॉपी होनी जरूरी है, क्योंकि बीच में रोका जाएगा सामान कहीं ना कहीं पे। तो डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर पे जाएगी, ट्रिप्लीकेट बनानी पड़ेगी, सप्लायर पे जाएगी सीधा वो। तो सीधा जो ट्रिप्लीकेट कॉपी होती है वो सप्लायर पे जाती है, वो अपना टैक्स चार्ज करने के लिए, वो अपनी रेफरेंस के लिए यूज करता है, लेकिन ओरिजिनल देगा रिसिप्टेंट को, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर को, और ट्रिप्लीकेट अपने पास रखिए। सर्विस के केस में क्या है, सर्विस में केस में कोई ट्रांसपोर्टर नहीं होता बीच में, तो वो ओरिजिनल तो रिसिप्टेंट भेजेगा, डुप्लीकेट रखेगा अपने पास। तो दो कॉपी बनती है सर्विस केस में, ठीक है, दो कॉपी बनती है सर्विस के केस में, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टर नहीं है बीच में, और गुड्स के केस में तीन कॉपी बनती है। समझ आ रही बात। व्हाट आर द अदर टाइप ऑफ इनवॉइसेस, अब ये भी समझ लेते हैं कि भाई इनवॉइसेस कितने तरीके के हो सकते हैं। कभी कभार होता है कि इनवॉइस हो ही ना, कभी कभार कुछ और बनाना पड़े, तो इनवॉइस की जगह फिर कौन से डॉक्यूमेंट हो गए, या फिर इनवॉइस के साथ साथ कौन कौन से और डॉक्यूमेंट भी जरूरी होती है, जैसे कि बिल ऑफ सप्लाई। कभी कभार होता है कि आप कुछ ऐसे गुड्स या सर्विस बेच रहे होते हैं जिसमें एग्जम्प्टेड होता है, आप टैक्स चार्ज कर ही नहीं सकते सामने वाले से, तो क्या करना है आपको, तो इनवॉइस नहीं बनाना, उस समय बिल ऑफ सप्लाई बनाना, उसे कहते हैं बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई में टैक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी जाती बस, और कम इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है इनवॉइस से भी। बहुत ही छोटा सा बिल होता है, समझ लो आप कि भाई मैंने ये सामान बेच रहा हूं आपके सामने, ये लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया और सामान बेच दिया, जीएसटी जीएसटी लगने का उसके अंदर, समझ गए ना। तो इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, बस टैक्स की इन्फॉर्मेशन, डज नॉट कंटेन एनी टैक्स अमाउंट, क्योंकि सेलर चार्ज नहीं कर सकता सामने वाले से। तो ये तब इशू करना होता है जब रजिस्टर्ड पर्सन कोई एग्जम्प्टेड गुड्स या सर्विस बेच रहा है, और दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम में। कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होता है कि आप ना
टर्नओवर के हिसाब से टैक्स पे करते हो, तो सामने वाले से टैक्स चार्ज नहीं करते फिर आप, और ना ही उसके अंदर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट दे सकते हो, क्योंकि आप एक जीएसटी के नॉर्मल टैक्स पेयर नहीं हो, आप अलग तरीके के बन के टैक्स पेयर। तो उस समय फिर आपको बिल ऑफ सप्लाई भेजना पड़ता है, समझ आ रही बात। और तो एक होता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। कभी कभार होता है कि आप एग्जम्प्टेड भी बेच रहे हो सामान, टैक्सेबल भी बेच रहे हो, ये उसके लिए है जो खाली एग्जम्प्टेड बेच रहा है। लेकिन कभी कभार आप एग्जम्प्टेड भी बेच रहे हो तो टैक्स और टैक्सेबल बेच रहे हो, तो गवर्नमेंट कह रही है आपको दो दो फिर अलग अलग चीजें इशू करने की जरूरत नहीं है कि टैक्सेबल के लिए आप इनवॉइस इशू करो और एग्जम्प्टेड के लिए बिल ऑफ सप्लाई। वो कह रही है दोनों एक साथ इशू कर दो, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, कि दोनों एक साथ बना दो, जिसके अंदर लिख दो आप कि भाई देखो ये आपके टैक्सेबल है, ये आपके एग्जम्प्टेड है। तो ये कर सकते हैं हम जब आप दोनों चीजें कर रहे हो, उसे बोलते हैं इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। जैसे कि सोफा कम बेड, ठीक है, जिसमें सोफा भी है, थोड़ा बेड का काम भी करता है वो, वैसे ही इनवॉइस का काम भी करेगा, वो बिल ऑफ सप्लाई का काम करेगा। एक और होता है एग्रीगेट इनवॉइस। एग्रीगेट इनवॉइस को समझने के लिए पहले आप एक चीज समझ लो, वो है मिनिमम इनवॉइस वैल्यू। सेक्शन 31 में क्या रखा है कि भाई अगर आपको कोई भी इनवॉइस इशू करना है तो आपको भाई कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ऐसे नहीं इशू करना। जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा कि ये एविडेंस का आपको काम करता है, ठीक है, उससे आप इनपुट टैक्स कर ले सकते हो, ये मैं सारी बातें बता चुका हूँ आपकी। आप उसके पोजीशन में भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इनवॉइस किसी और पे पड़ा हुआ है और आप कैसे ले लोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना। तो मिनिमम इनवॉइस वैल्यू ये है 200 रुपए, कि गुड्स या सर्विस की वैल्यू कम से कम 200 रुपए होनी चाहिए। अगर 200 रुपए का सामान आप नहीं बेच रहे तो इनवॉइस इशू आप नहीं करने चाहिए आपको। गवर्नमेंट कह रही मैंडेटरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, करे या करोगे ही नहीं, 200 रुपए कम से कम होनी चाहिए, ये तब मैंडेटरी है, ठीक है। और दूसरी बात देखो, ये कह दिया कि इन्होंने इफ टोटल वैल्यू ऑफ मल्टीपल इनवॉइसेस 200 रुपए, तो बायर, और बायर अनरजिस्टर्ड पार्टी है, बायर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, मतलब एक समझ लो फाइनल कंज्यूमर है वो, तो सेलर को ना फिर एक सिंगल इनवॉइस इशू कर सकता है वो, ना कि मल्टीपल इनवॉइसेस से। तो ये चीज लिखी हुई है एग्रीगेट इनवॉइस, कि एग्रीगेट इनवॉइस उसे कहते हैं। सपोज करो कि आप 3 इनवॉइस बना रहे हो एक दिन में, एक 80 रुपए का, एक 90 रुपए का, एक 120 रुपए का, तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप सिंगल इनवॉइस बना सकते हो 290 रुपए का, कि टोटल वैल्यू 290 के आपने बेचा है ना, तो सिंगल इनवॉइस बना दो। अब आप कहोगे कि भाई 80 रुपए का तो इनवॉइस बनता ही नहीं, अभी आपने कहा है कि 200 रुपए की कम से कम मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, है ना। अरे लेकिन अभी देखो बात समझना क्या होता है, वो है आगे कि क्या लिखा हुआ है, ये कंडीशन होती है। सेक्शन 31(3)(b) में बता रखा है बायर तो अनरजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि बायर इनवॉइस की डिमांड ना करे। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर बायर रजिस्टर्ड है तो भाई वो इनवॉइस की डिमांड भी कर रहा है, तो 80 रुपए का भी इनवॉइस बनाना पड़ेगा आपको, 90 रुपए का बनाना पड़ेगा। ये तो उसके लिए है, इनवॉइस तब नहीं बनाना, 200 रुपए से कम वैल्यू हो तब नहीं बनाना जब आपका इनवॉइस, सॉरी, जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड हो और बायर इनवॉइस की डिमांड ना करे। समझ गए, ये चीज आपको समझ लेनी है। तो यही लिखा हुआ है कि अगर लायबिलिटी कब है इनवॉइस की, जब अगर बायर मांगता है, चाहे सामान 200 रुपए कम का हुई हो, तब भी आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बायर सामने वाला मांगता है और भले ही वो अनरजिस्टर्ड भी हो, तब भी आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, तब इनवॉइस की वैल्यू कह सकते हैं कि 200 रुपए होनी चाहिए, तब आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं है, कि अगर आप 80 रुपए का सामान बेच रहे हो तो आपकी लायबिलिटी, ठीक है। चलिए एक और चीज होती है डेबिट और क्रेडिट नोट। ये क्या चक्कर है भाई, ये डेबिट और क्रेडिट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट कर देना अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है। लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि डेबिट नोट होता है कि एक तरह का जब आप इनवॉइस की वैल्यू गिरती है, यानी कि डिक्रीज इन इनवॉइस वैल्यू, और क्रेडिट नोट होता है कि जब आप इनवॉइस की वैल्यू बढ़ती है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे देखो, अगर सामने वाला परचेजर जो है जिसको हमने सामान बेचा, वो डेबिट नोट आपको भेज रहा है, इसका मतलब वो चाह रहा है कि मैं सामान वापसी कर रहा हूं आपको, ठीक है, और सामान वापसी कर रहा है तो आप उसको क्रेडिट नोट भेजोगे। यानी कि अगर क्रेडिट नोट सब सेलर इशू कर रहा है, या देखो जब सामने वाला डेबिट नोट इशू करता है तो आप क्रेडिट नोट इशू करते हो, ठीक है, और जब सामने वाला क्रेडिट नोट इशू करता है तो आप डेबिट नोट इशू करते हो। ऐसा होता है कि आप समझ लो डेबिट नोट का मतलब कि वो कह रहा है कि डेबिट करो, और आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो, इसका मतलब आप कह रहे हो कि मेरा अकाउंट आप क्रेडिट करो। ऐसे समझो चीजों को, अभी इतना डिटेल में ले जाओ इसके, ठीक है। तो अगर डेबिट नोट इशू सेलर कर रहा है,
यानी कि वो कहना चाह रहा है कि मैं सप्लाई, वो आपकी इनवॉइस की वैल्यू बढ़ाना चाह रहा हूं, इंक्रीज करना चाह रहा हूं, मतलब वो और सामान मंगाना चाह रहा है, और सामान मंगाना चाह रहा है, तो आप डेबिट नोट इशू कर रहे हो। तो इसका मतलब ये दो केस में होता है, जब टैक्स इनवॉइस की वैल्यू लोअर टैक्स, जब टैक्स इनवॉइस जो है वो लोअर टैक्सेबल वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि वो आप सामान दोबारा मंगा रहे हो तो लोअर टैक्सेबल दिखा रहा है, और या फिर लोअर टैक्स वैल्यू दिखा रहा है। अब आप कहोगे कि ये मतलब है टैक्सेबल टैक्स वैल्यू, मतलब होता है कभी कभार हो सकता है कि टैक्स चार्ज कर लियो पहले से ही, है ना, वो बाद में कह रहा है कि भाई मैं दोबारा सामान मंगाना चाह रहा हूँ, आपको दोबारा मेरे को ऑर्डर करो, तो टैक्स वैल्यू या फिर टैक्सेबल वैल्यू कि दोबारा अभी टैक्स चार्ज करना है। ऐसे ही क्रेडिट नोट में, कि क्रेडिट नोट अगर सेलर इशू कर रहा है, इसका मतलब उस सामने वाले ने डेबिट नोट इशू करा होगा, वो सामान वापसी करना चाह रहा होगा। सामान जब भी वापसी होता है तो वो डेबिट नोट इशू करता है, ठीक है, वो क्या करता है, डेबिट नोट इशू करता है। समझ आ रही बात? तो डेबिट नोट अगर इशू करता है तो यानी कि सामान वापसी करना चाह रहा है, तो इनवॉइस की वैल्यू गिरने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। तो इसका मतलब टैक्स इनवॉइस के अंदर हाईयर टैक्सेबल वैल्यू दिखा रहा होगा जितनी चार्ज होनी चाहिए थी, क्योंकि वो सामान वापसी कर रहा है, या फिर टैक्स वैल्यू दिखा रहा होगा। और तीसरी, बायर रिफंड करना चाह रहा है, रिफंड मांग रहा है वो, और सर्विस डेफिशिएंट होगी, इसकी वजह से डेबिट और क्रेडिट नोट यहां पर इशू करना पड़ता है। यानी कि अगर आप इनवॉइस लगा रहे हो जीएसटी के रिटर्न के साथ, और डेबिट और क्रेडिट नोट भी अगर अगर मिला है तो वो भी लगाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि दिखा तो सको कि इनवॉइस की वैल्यू गिरी है या बढ़ी है ना, डेबिट नोट क्रेडिट नोट सबूत है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन अभी इतना ज्यादा डिटेल मिल जाना है इसके अंदर, पूरे के ऊपर इसको वीडियो बनेगी बाद में, ठीक है। एक होता है रिवाइज इनवॉइस, ये भी आपको समझ लेना है। रिवाइज इनवॉइस क्या होता है? देखो, रिवाइज इनवॉइस वो होता है कि जब आपने पिछले, जब आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी जीएसटी की, और उससे पीछे आपने बहुत सारे इनवॉइस इशू करे होंगे, तो क्या आप उसका भी फायदा उठा सकते हो? कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, क्या उसका उठा सकते हो फायदा? बिल्कुल उठा सकते हो, उसे बोलते हैं रिवाइज इनवॉइस। यस, यू कैन रिवाइज इनवॉइसेस इशूड बिफोर जीएसटी, जो जीएसटी से पहले आपने इशू करे थे वो भी आप फायदा उठा सकते हो। कोई भी डीलर, उसको पहले प्रोविजन रजिस्ट्रेशन मिलता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है प्रोविजन रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो गवर्नमेंट ने ये बना रखा है रूल कि भाई आप इनवॉइसेस, अगर आपने जब इंप्लीमेंटेशन थी, यानी कि जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है, जीएसटी जब इंप्लीमेंट हुआ था जैसे कि 1 जुलाई 2017 को, और उसके बाद तक जब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, डेट ऑफ इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बीच में जब जितने भी आपने इनवॉइस इशू करे, ठीक है, जितने बीच में आपने इनवॉइस इशू करे हैं, उसका आप एक रिवाइज इनवॉइस बना सकते हो, ठीक है, रिवाइज इनवॉइस बना सकते हो एक साथ, उसके अंदर सब कुछ लिख दोगे। फिर वो कब बनाना है? लेकिन वो बनाना है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप ये रिवाइज इनवॉइस बना सकते हो, जिसमें आपको दिखा सकते हो कि ये सारे इनवॉइसेस थे, और वो फिर आप वहां से आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपको लेना है वो मिल जाएगा आपको। तो दिस अप्लाइज टू ऑल इनवॉइसेस इशूड बिटवीन डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन जीएसटी एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड, उसके बीच में जितने भी आपने इनवॉइस इशू करे। बस कंडीशन क्या है कि 1 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा ये रिवाइज इनवॉइस इशू, ठीक है। तो दिट इज कॉल्ड कि आप रिवाइज इनवॉइस इशू कर सकते हो। तो बात करते हैं कि भाई कब आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए। अभी हमने बहुत बातें कर ली, लेकिन इनवॉइस इशू कब करना है, मतलब क्या टाइम पीरियड है कि भाई जब सामान उसमें पहुंच जाएगा तब करना है, या सामान भेजने से पहले करना है? तो इसका आंसर है कि गुड्स के केस में देखो पहले क्या होता है। पहला, गुड्स, यानी कि जब आप गुड्स नॉर्मल केस में सप्लाई कर रहे हो, नॉर्मल केस मतलब कि आपने भाई पहली बार कोई सप्लायर, मतलब सप्लायर पहली बार सपोज सेंड कर रहे हो, कोई ऐसा ऐसा कंडीशन नहीं है कि उसको बार बार सेंड करने हैं, आप गुड्स सेंड कर रहे हो, आपको नहीं पता कि एक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो आप कि हर बार हर महीने आपको सेंड करने, नॉर्मल केस है। तो आपको कब बनाना है इनवॉइस? ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिमूवल या डिलीवरी, या तो डिलीवरी के वक्त, ठीक है, या रिमूवल के बाद। रिमूवल का मतलब डिस्पैच हो रहा है, आपके वहां से जब डिस्पैच हो रहा है गुड्स, उस वक्त आप इनवॉइस बना दो, या जब उसकी डिलीवरी हो रही है। जरूरी नहीं कि आपको डिस्पैच करते बनाना है, हो सकता है कि तब बनाना जब उसकी डिलीवरी हो रही है, उसमें पहुंचने वाला सामान, सामान उसे पहुंचा, आपने इनवॉइस बना के उसको भेज दिया, तब ये भी ठीक रहेगा। तो या तो ऑन या बिफोर, या तो उससे पहले बना दो, रिमूवल से पहले ही बना सकते हो आप इनवॉइस, या तो डिलीवरी से पहले बना दो, आपकी मर्जी आपकी इच्छा, गवर्नमेंट कह रही है आपकी मर्जी है।
ठीक है, ऑन या बिफोर डेट ऑफ रिमूवल या डिलीवरी। फिर है कंटिन्यूस सप्लाई। कंटिन्यूस सप्लाई में क्या होता है कि आपके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आपको हर महीने या फिर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट पे कर लिया कि आपको सप्लाई करती रहनी होगी इस डेट, हर डेट पे, या हर महीने या हर हफ्ते। कंटिन्यू सप्लाई का कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है आपके बीच में, तो फिर क्या करना है, तब आपको इनवॉइस तब इशू करना है ऑन और बिफोर डेट ऑफ इशू ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट या पेमेंट। तब पेमेंट का केस आएगा, पहले पेमेंट का केस नहीं था। देखो कंटिन्यू सप्लाई में है कि जब आपका कोई कंटिन्यू सप्लाई है तो आप जिस दिन आपने पेमेंट करी उस दिन आप करो ऑन या बिफोर द डेट, या उससे पहले, या फिर जब आपने कोई अकाउंट स्टेटमेंट उसको भेजी कि भाई देखो ये सामान आपका मैंने भेजा है, ठीक है, हिसाब किताब, अकाउंट स्टेटमेंट मतलब एक तरह का आप हिसाब किताब भेज रहे हो, देखो यही है मैंने आपको सामान बेचा है, तो तब आप कर दो इनवॉइस इशू, या फिर उससे पहले कर दो। ठीक है, तो यहां पर रिमूवल डिस्पैच वाला केस नहीं है कंटिन्यू सप्लाई में, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अकाउंट स्टेटमेंट आपने भेजी या फिर पेमेंट। सर्विस के केस में क्या होता है, अगर आपका सर्विस जनरल केस सर्विस है, जनरल सर्विस है, हॉस्पिटैलिटी, फलाना ढिकलाना, होटल्स वगैरह या कुछ भी है सर्विस है, जनरल सर्विस है। जनरल सर्विस का मतलब ये बैंक वालों को छोड़ के, बैंक या एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनको छोड़ के बाकी जो भी सर्विस है वो जनरल सर्विस कराएगी। तब आपको इनवॉइस तब इशू करना है विद इन 30 डेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। जब आपने सर्विस सप्लाई करी उसके 30 दिन, एक महीने के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी लेकिन सर्विस ऐसी है कि जो आप बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग वाले हो, आप बैंकिंग वाली सर्विस है, या आप एनबीएफसी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होते हैं, तब आपको 45 डेज के अंदर करना है बस। ये छोटे से केस है ना, बहुत सिंपल है कि भाई अगर आप गुड्स ऐसे केस कर रहे हो तो आपको गुड्स नॉर्मल वाले है तो रिमूवल या डिलीवरी के ऑन या बिफोर पे। लेकिन अगर कंटिन्यू सप्लाई है तो जब आप अकाउंट स्टेटमेंट इशू कर रहे हो या फिर पेमेंट कर रहे हो तो ऑन या बिफोर के। सर्विस जनरल है 30 डेज के अंदर कर दो, जनरल नहीं है बैंकिंग वाली है तो 40 डेज के। सिंपल है ना, ऐसे चीजों को समझना है और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो दैट इज कॉल्ड टैक्स इनवॉइस का पूरा कॉन्सेप्ट। ये जो मैंने आपको सारा बताया टैक्स इनवॉइस के बारे में, ये सारा सेक्शन 31 में पहले टैक्स इनवॉइस का आप पढ़ोगे। तो मैंने आपको ये जो बताया है वो बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, लेकिन अगर आप इस सेक्शन पढ़ने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन आपको डाल दूंगा, ये पूरी पीडीएफ यहाँ से आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे। सेक्शन 31, ये देखो यहाँ पर पूरा टैक्स इनवॉइस के बारे में बता रखा है कि टैक्स इनवॉइस कब इशू करना है, वही मैं देखो लिखा हुआ है रिमूवल या डिलीवरी के वक्त। इसी चीज को मैंने आपको शॉर्ट भाषा में सब कुछ बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये चीज सब कुछ देखो इसमें तो लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। एडवांस पेमेंट के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ आपको लास्ट में। एडवांस पेमेंट अगर आप हो गई है सपोज करो और सप्लाई नहीं हुई तो कोई टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एडवांस पेमेंट जब भी पेमेंट होती है तो क्या होता है कि आप पेमेंट वाउचर इशू करते हो। जब पेमेंट होती है ना तब आपको एक कंपलसरी है कि जैसे कि आप पेमेंट वाउचर इशू करोगे, और अगर एडवांस पेमेंट हुई है तो पेमेंट वाउचर तो इशू करोगे करोगे, लेकिन सप्लाई नहीं हुई तो फिर आपको एक रिफंड वाउचर इशू करना है, यानी कि रिफंड करते हुए एक रिफंड वाउचर इशू करना है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि भाई रिफंड वाउचर भी कर देना है फिर रखते। तो यही चीज आपको समझने, मैंने वही बताने की कोशिश कर रहा था, सप्लाई करते हुए जरूरी है टैक्स इनवॉइस, पेमेंट करते हुए नहीं है। वही चीज इसलिए बताया था स्टार्टिंग में भी। तो यही चीज लिखी हुई देखो यहाँ पर भी सब कुछ ऐसे ही है, ठीक है। डिजिटल पेमेंट है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल रखा है, ठीक है। सो यहां से पढ़ सकते हो कि कभी कभार होता है कि सप्लाई भी कंटिन्यूस हो सकती है। मैंने आपको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स तो बता दिए, लेकिन लास्ट में बताता हूँ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है अगर आपकी, तो उस केस में पेमेंट मैटर करती है। देखो वेयर सक्सेसफुल, ये तो मैंने आपको बता दिया सप्लाई ऑफ गुड्स में कि भाई एक तो सक्सेसिव पेमेंट हो रही है तब आपको करना है, या उस डेट से पहले, या कोई स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया ना सर्विस के केस में, सर्विस के केस में क्या है कि यहां पे पेमेंट का चक्कर है कि अगर ड्यू डेट पेमेंट की असर्टेन है सर्विस के केस में तो उससे पहले ऑन और बिफोर वही चीज आ गई कि ड्यू डेट पे पहले ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल, तो वही चीज ऑन और बिफोर ड्यू डेट सर्विस केस में। बस आप समझ लो कंटिन्यू सप्लाई में ना आपको पेमेंट मैटर करती है, सिंपल सा केस है। अगर पेमेंट सर्विस केस में ड्यू डेट में है अवेलेबल तो भाई वही चीज ऑन और बिफोर, या फिर अवेलेबल नहीं है तो जब पेमेंट हो रही है, रिसीव हो रही है,
तो ऑन और बिफोर वही देखा हुआ, बिफोर और टाइम ऑफ जब सप्लायर को पेमेंट मिल रही है, ठीक है। जब पेमेंट लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, यानी कि पेमेंट लिंक है कि भाई ये सर कि भाई जब तक ये सर्विस कंप्लीट नहीं होगी, इवेंट कंप्लीट नहीं होगा, तब तक पेमेंट नहीं मिलेगी। तो फिर इवेंट कंप्लीट होने की डेट पे या बिफोर, हर जगह ऑन और बिफोर। तो इतना सिंपल है, ठीक है, इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। एक चीज और बताता हूँ कि ये बैंकिंग कंपनी के लिए कुछ और भी कह रखा है कि अगर एक इंश्योरर है या बैंकिंग कंपनी है या कोई एनबीएफसी भी है साथ में, कोई भी है, तो उसमें सप्लायर जो है मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज may issue tax invoice before at the time of such supplier record the same in his book of account or before the expiry of quarter during which supply was made। ये कुछ भी कह सकती है गवर्नमेंट, नोटिफाई कर सकती है कुछ ऐसे बैंकिंग कंपनी को या टेलीकॉम ऑपरेटर, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि भाई आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने वाले हो तब आपको इशू करना है, या उस वक्त करना है बिफोर एट द टाइम, या फिर क्वार्टर जब कोई क्वार्टर एक्सपायर होने वाला है, तो ये कह सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। जो चीज समझ लेते हैं जो कि अभी बतानी रह गई थी, वो क्या है, वेयर सप्लाई ऑफ सर्विसेज सीजेस बिफोर इट्स कंप्लीशन। कभी कभार क्या होता है कि सप्लाई ऑफ सर्विस जो हम कर रहे हैं वो पहले से ही सीज कर दी गई कि भाई अब नहीं करनी। सो इन केस वेयर अ सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, मतलब खत्म कर दी है सप्लाई कि भाई बंद कर दी है अब नहीं करनी, तो सप्लाई कंप्लीशन के पहले ही, सो इनवॉइस शैल बी इशूड एट द टाइम वेयर सप्लाई सीजेस, तब आपको इनवॉइस इशू करना है जब सप्लाई सीज हो गई हो, रोक दी गई हो वहीं पे। सो सच इनवॉइस शैल बी इशू टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई, जितने आपने तब तक सप्लाई करी है जब तक सीज हुई थी उतना आप इनवॉइस इशू कर दो। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गुड सेंट ऑन रिटर्न या सेल बेसिस। कभी कभार क्या होता है कि आप गुड सेंड करते हो अप्रूवल के लिए, यानी कि आप उसको यूज करने देते हो उसको कि भाई यूज कर लो, लेकिन अगर लेना हो तो बता देना, नहीं लेना तो वापस ले लेंगे आपसे। तो गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, या तो सेल होगी गुड्स की वो, या रिटर्न भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड वो। तो उस समय कब करना इनवॉइस? सो वेयर गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई डेट, द इनवॉइस शैल बी इशूड। देखो इनवॉइस कब इशू करना है, जब बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब आपने सप्लाई की थी या तो उस समय कर दो या उसके पहले कर दो, और 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल। रिमूवल का मतलब क्या है अब यहां पर? रिमूवल का मतलब डिस्पैच हुए हैं, वही मैं आपको बताता हूं। रिमूवल का मतलब डिस्पैच होना, कि जब सप्लायर से डिस्पैच हो गया गुड्स उसके 6 महीने के अंदर कर सकते हो, विच एवर इज अर्लियर। यानी कि अगर ये डेट पहले आ रही है जब सप्लाई किया था तो उस समय इनवॉइस इशू करना है, ठीक है। या फिर 6 महीने के, अगर जैसे कि अगर आप सप्लाई बाद में करने वाले हो और 6 महीने हो चुके हैं तो ये 6 महीने वाला तब आपको करने हैं। मतलब 6 महीने मैक्सिमम है, कहने का मतलब ये है कि 6 महीने मैक्सिमम है, दोनों में से कभी भी आप पहले कर सकते हो, विच एवर इज अर्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए? चलिए फिर, तो आई होप आपको अच्छे से पूरा समझ में आया होगा टैक्स इनवॉइस के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक अगली वीडियो, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।